हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जो हमने रिलीज़ किया कि CGPTM में सिलेक्टेड स्टूडेंट जो हैं उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और बाकी जो स्टूडेंट ने मेंस दिया था जहाँ पे NTA की इरेगुलरिटी हुई वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया कि और भी सॉल्यूशन सोच सकते हैं, और भी कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बोला। अब उसमें कई लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं वो कि सर सेलेक्टेड कैंडिडेट में जो आपने कहा कि 10% गड़बड़ भी होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो दो ग्रुप हैं, दो पार्टी है, एक चाहते हैं पूरा कैंसिल हो जाए प्रोसेस, और एक है जो सिलेक्ट हो गए हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सीट कैंसिल क्यों करी जाए। दो पक्ष हैं। अब जिसके मन की बात बोल दोगे वो तो उसको अप्रिशिएट कर देंगे, और दूसरा ग्रुप है वो तुरंत ही उस पर नाराज़ होकर कुछ भी कमेंट करने लगेंगे। पूरा सुनेगा कोई नहीं। और IQ लेवल या तो स्टूडेंट का बहुत कम हो चुका है, या मैं अपनी बात को उनको समझा नहीं पा रहा हूँ, या वो समझना ही नहीं चाहते। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मेरा पढ़ाया मेरा समझाया किसी को समझ नहीं आया, ऐसा बहुत कम होता है। IQ लेवल या तो कम हो या वो समझना ही नहीं चाहते हो। बस वो चाहते हो जो मेरे दिमाग में वही आप कह दो सर तो सही माना जाएगा, और इसके अलावा कोई कहो ही मत। उसके अगर अलग बात जाएगी तो वो खुश नहीं है उस बात से। अब इसमें पॉइंट ये है, इसमें देखिए कोई मना नहीं कर रहा कि आप इंक्वायरी मत कराइए। दो पार्ट हैं जो क्लैरिटी लोगों को नहीं हो पा रही, मुझे लग रहा है कि जिससे इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। जो 10% मैंने कहा कि 10% सीटें मान लो 10% हो या 20% हो, वो एक उदाहरण मैंने बोला। 585 लोग सेलेक्ट हुए हैं जो रिक्रूटमेंट हुआ है। मैंने इंटरव्यू कराए, बहुत बच्चों से मैं कनेक्ट रहा प्री के दौरान, मेंस के दौरान, इंटरव्यू के दौरान। कुछ स्टूडेंट के इंटरव्यू ऐसे थे कि अगर आप देखेंगे, मैं वीडियो अगर वो रिलीज़ कर दूँ तो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट करप्शन करेंगे, उनके पास रहने का घर भी पीछे नहीं दिख रहा है। और ऐसी ऐसी सिचुएशन, कई बच्चों को मैंने ही फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैंने आरोहण पे एनरोल किया हुआ था। तो वो बच्चे तो नहीं किसी को 10 लाख 20 लाख या करोड़ रुपए देकर सीट खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत कैंडिडेट हैं और वो सेलेक्ट हुए भी हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी स्थिति ऐसी होती, आप सेलेक्ट हो जाते, क्या आप पूरे प्रोसेस को कैंसिल करने की डिमांड करते? एक बार ज़रा इस पॉइंट को सोचिए। जो सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप उनमें सेलेक्ट हो गए होते, और जेन्युइन कैंडिडेट भी हैं उसमें, मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ, कई कैंडिडेट जेन्युइन भी हैं जिनके लिए मैं इस बात को रेज कर रहा हूँ बार बार। आप अगर सेलेक्ट हो जाते तो क्या आप ये कहते पूरा प्रोसेस कैंसिल करके फिर से कराओ, और फिर से जब होगा तो सिलेक्टेड वाले कोर्ट केस कर देंगे, फिर दोनों नहीं होगा, पूरा ही ये चला जाएगा ठंडे बस्ते में, और ये चलता रहेगा कोर्ट का मामला। तो वो सॉल्यूशन तो नहीं दिखता। दूसरी बात है, 585 लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, कौन मना कर रहा है कि करप्शन 10% हुआ हो, 20% उनकी जांच करने से कौन मना कर रहा है? CBI एक दिन में 50-50, 100 लोगों पर रेड मार देती है। आप 550 कैंडिडेट को ट्रैक करके उनके फ़ोन कॉल, क्या NTA से लिंक रहा है, उनके मेल, कुछ भी सोर्स निकाल के CBI बाल की खाल निकाल लेती है। ऐसे ऐसे मामलों में लोग अरेस्ट हुए हैं 5-5 साल पहले जो मर्डर हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज़ CBI के लिए नहीं है कि 550 लोगों से वो पूछताछ करके, जांच करके, या उसमें से जेन्युइन और करप्शन वाले ढूंढ पाए। एक आध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात नहीं कर सकते, पर मेजॉरिटी वो पता लगा लेंगे कि लगभग क्या करप्शन हुआ क्या नहीं। और मुझे बताइए, अगर NTA की इरेगुलरिटी रही तो जो जेन्युइन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी तो सारी चीज़ों से गुजरे हैं, वो भी सारे स्टेप से तो वो भी गुजरे हैं, पर वो कहीं कहीं अनलकी रहे कि उनका एडमिट कार्ड मिल गया या सेंटर पे पहुंच पाए, कहीं कहीं वो लकी रहे इस मामले में। पर बहुत से जेन्युइन कैंडिडेट जो सारी इरेगुलरिटी के बाद भी जेन्युइन तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, उनको कैंसिल क्यों करना है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि जितने गलत सेलेक्ट हुए 550 में आप सबकी जांच कर लो, जो जेन्युइन है उसको कोई डर नहीं होगा। तो आप भी तो इस बात पे एग्री करोगे कि 10-20% जो करप्ट वाले हैं, किसी तरह का करप्शन हुआ हो, या जो करप्शन करने की स्थिति में हो, जिसके पास हो इतना पैसा वो करप्शन कर सकता हो, वही तो कर पाएगा। पर कई ऐसे कैंडिडेट जिनके पास रहने का घर ही नहीं है, और बहुत से निकलेंगे आप जांच करेंगे तो, ऑलरेडी मुझे पता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, EWS कैटेगरी वाले भी हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं है, कोई बच्चा खुद ही अर्न कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कई बच्चे हैं जिनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, तो वो करप्शन कर ही नहीं सकते ना, वो उतना कहीं से पैसा अरेंज कर सकते हैं। और अगर जिसने जो किया है तो आप जांच करा लो ना, सबको जेन्युइन वाले को बाहर क्यों करोगे? आप ही अगर NTA की सारी इरेगुलरिटी के बाद भी सेलेक्ट हो जाते और ईमानदारी से सेलेक्ट हो जाते, तो क्या आपकी सीट कैंसिल हो जानी चाहिए थी? आप मुझे ये बताइए। आप अगर, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने सारे स्टेप फॉलो किए और आप सेलेक्ट हो गए, घर में सब खुश हो रहे हैं कि चलो फैमिली में एक बच्चा निकल गया, पूरी फैमिली सुधर जाएगी, क्या आपकी सीट कैंसिल हो जानी चाहिए थी? आप एग्री करते हो इस बात से? पर कुछ लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि बस सर जो चल रहा है हमारी बात में हाँ में मिला दीजिए, उससे अलग बात होगी तो हम आपको ही उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देंगे, कि हम आप ही को बोलना शुरू कर देंगे आपको किसी ने पैसे दे दिए। तो मैं तो कह रहा हूँ भैया, 550 कैंडिडेट बहुत बड़ी बात नहीं है,
आप पूछताछ आराम से कर सकते हैं, सारी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। कोर्ट में जाओगे तो भी उतना लंबा मामला चलना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो 550 सिलेक्शन हुए, अब एनटीए के अधिकारियों ने मान लो गड़बड़ किया, अब निकल के न्यूज़ में आ रहा है ना कि सीबीआई एनटीए के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी या मैनेजमेंट को हटा दिया गया, तो उनकी गलती है। उन्होंने जिससे पैसे लिए, क्या सीबीआई पता नहीं कर लेगी पूछताछ में? तो उन कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दो, आप उतनी सीटें फ्रेश वैकेंसी में लाओ, वेटिंग में निकाल दो, जो जो बेचारे डेसिमल सेलेक्ट ने उनको निकाल दो, या फ्रेश रिक्रूटमेंट करा लो। जो बच्चे मेंस दिए थे कोर्ट में जा रहे हैं उनमें फ्रेश वैकेंसी में ऐड कर दो। तो मैंने बोला 50 सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर स्टूडेंट का आईक्यू इतना लेवल डाउन नहीं हो सकता कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी 10 सॉल्यूशन निकल सकते हैं। और करप्शन पता करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जो एनटीए के अधिकारी पे पूछताछ हो रही है वहाँ से भी निकल जाएगा, 550 बच्चों से भी आप पूछताछ कर सकते हैं। वो ट्रेल पकड़ में आ जाएगी, 1-2 पकड़ में जहाँ आएंगे ट्रेल पकड़ में आ जाएगी पूरी की पूरी, तो अगर सही इंटेंशन के साथ जांच की जाए। पर जेन्युइन वाले को बाहर क्यों करना यार? अब एक कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हो कि 10% गड़बड़ होते हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि 10% गड़बड़ होते हैं जांच मत करो, इंक्वायरी मना नहीं की है मैंने। पर तुम इतना तुम्हारा अनपढ़ वाला लेवल हो गया, इतने मूर्ख हो गए हो कि तुम ये समझ रहे हो कि 10% गड़बड़ है, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जेन्युइनली सेलेक्ट हुए हैं उनको जांच कर लो भाई, उनसे भी पूछ लो। जो करप्शन वाले हैं उनको बाहर करो, जो जेन्युइन है उनको ज्वाइनिंग दो, और बाकी रिक्रूटमेंट जल्दी करा के, जो कोर्ट वगैरह के मामले चल रहे हैं, बच्चे रिक्रूटमेंट के लिए परेशान हैं, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। अब कोई बच्चा भी अगर कोर्ट में जाना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सर पूरा फ्रॉड था, सारा सिस्टम फ्रॉड था, पूरा सिस्टम फ्रॉड में जो जेन्युइन सिलेक्शन है वो तो नहीं फ्रॉड है। आप जेन्युइनली सिलेक्ट होते आप भी नहीं कहते। तो आप यही तो चाहते हो ना कि आपका रिक्रूटमेंट हो और जो सेलेक्ट हुए गड़बड़ वाले बाहर हो जाएं, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। तो ये इंक्वायरी के बिना तो नहीं हो सकता, जो गड़बड़ है उनको बाहर किया जाए। और जो रिक्रूटमेंट है, जो मेंस के लेवल पे आप क्या करोगे? कुछ लोग कह रहे हैं सर री एग्ज़ाम का लॉजिक नहीं समझ आ रहा, 100 वैकेंसी आप क्यों कह रहे हो? इतने बेवकूफ़ लोग हैं। मैं सिंपल यही तो बात कह रहा हूँ कि भाई आप कोर्ट में जा रहे हो इसीलिए ना कि दोबारा एग्ज़ाम हो, या आप ये चाहते हो कि जेन्युइन वाले बाहर हो जाएं? आप कोर्ट में इसीलिए जा रहे हैं कि जो गड़बड़ हुआ है एग्ज़ाम का मौका आपको मिले। तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि मेंस के लिए वैकेंसी आए, चाहे 100 निकालें, 200 निकालें, पूरा रिक्रूटमेंट जो उनको नया कराना हो उनको मौका मिलना चाहिए, जो बच्चे मेंस तक गए थे। फ्रेश वैकेंसी जो उनको नेक्स्ट ईयर में निकालनी थी उसको जल्दी ला सकते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने रखे, पर कुछ लोगों को पूरा सुनना ही नहीं है, पहले अपना ओपिनियन दे देना है। दूसरी बात, जो सेलेक्टेड वाले में करप्शन की है उनको बाहर करो, एनटीए के अधिकारी करप्शन किए उनको बाहर करो। पर जेन्युइन वाले जो बच्चे बहुत पॉवर्टी लाइन वाले हैं, AWS कैटेगरी हैं, 8-8 10-10 साल से बेरोजगार हैं, उनको मौका मिला, उनको बाहर क्यों करूँ? पर्सनली मैं जान रहा हूँ, मैंने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, प्री कराया, इंटरव्यू तक बच्चों से कनेक्ट किया, पर्सनली मैं जानता हूँ बहुत साल से। तो उनके साथ इंजस्टिस नहीं होगा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर 1% भी अगर गलत सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये इंजस्टिस है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत वालों को सेलेक्ट कर लो? मैं तो कह रहा हूँ जांच कर लो। और सीबीआई के लिए बड़ी बात नहीं है, जांच करके सब निकाल लेंगे। वो एनटीए के अधिकारियों को पकड़ेंगे, इनको ही पकड़ेंगे। नीट में कर रहे हैं ना, नीट में नहीं पकड़ रहे क्या? जो गड़बड़ किए हैं लोग उनको ही पकड़ रहे हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं पकड़ सकते? इसको कौन डिनाई कर रहा है कि आप जांच करा के गलत गड़बड़ वालों को बाहर करो, करप्शन वालों को बाहर करो? इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। 10% को जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है। और दूसरी एक बात, एक पॉइंट मैंने जो और बोला उसमें कुछ लोगों का पॉइंट था कि सर जो है कह रहे हैं कि कई एग्ज़ाम में 10% गड़बड़ होती रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम लोग तैयारी करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा आपको, कुछ एग्ज़ाम बताता हूँ। एक हमारे साथ में कोई रहते थे, फ्रेंड थे, स्टेट PCS का एग्ज़ाम देते थे। इंटरव्यू में उनसे मनी डिमांड की गई, वो रिक्रूटमेंट हुआ, किसी के नॉलेज में नहीं आया, पर्सनली बातचीत में पता चला। और एक एग्ज़ाम था जहाँ पे एक पर्सन थे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो उसमें बड़े प्रोफाइल पे काम करते थे। उन्होंने सिंपल कह दिया कि मेरा बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर ले, इंटरव्यू मैं करवा लूँगा। और बड़ी एजेंसी का एग्ज़ाम था, ये सब चीज़ें किसी की नोटिस में नहीं आती। तो मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा था कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जो बहुत कैपेबल लोग हैं, बहुत अप्रोच वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो 2-4% सीटें, 5% सीटें ले ही जाते हैं। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो मैं नहीं करवाता हूँ भैया, वो एग्ज़ाम एजेंसी करती हैं। कोई कह रहा है सर ये तो बड़ी ख़राब बात आपने कही, होता है सिस्टम में हो रहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं थोड़ी कराता हूँ एग्ज़ाम यार। मैं तो बता रहा हूँ जो चीज़ें हमारे सामने भी रही हैं, हमारे टाइम पे भी रही हैं। मतलब वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ इसका मतलब। और हम लोग के टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी। बहुत सारे एग्ज़ाम कोर्ट में नहीं जाते थे, लोगों को पता भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब पकड़ में आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ जाँच होनी चाहिए। अब एजेंसी हर एग्ज़ाम की जाँच नहीं कर सकती है, और 2-4 पैसे वाले लोग गड़बड़ करते ही होंगे। 100% फुल प्रूफ एग्ज़ाम आप भी जानते हैं, शायद इंडिया में बहुत मुश्किल है करा पाना।
तो 90-95% सीटों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, और करप्शन इंडिया में छुपी बात नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बाबू से भी काम नहीं करा सकते आप। ये सिस्टम मेरा बनाया हुआ नहीं है, करप्शन सिस्टम में है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक दिन में ठीक भी नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक करप्शन है। आप कोई यूरोप में नहीं रह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी एक्सपेक्ट करें सरकारी एजेंसियों से जहाँ रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। तो जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो करप्शन कर रहा है, और टीचर आपको ये बात बता रहा है तो गलत कर रहा है, इसका मतलब बताइए ना आपको ये चीज़। मैं सिंपली आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ पर करप्शन हो रहा है, जांच हो सकती है, जांच करके उनको बाहर करें। ये एक सबक होगा लोगों के लिए, करप्शन ना करें। नीट में भी देखो इस तरह की चीज़ चल रही है, और ये यहाँ भी होना चाहिए, पर जेन्युइन वाले बच्चे बाहर नहीं होने चाहिए। एनटीए इरेगुलरिटी के बाद भी जेन्युइन बच्चे क्वालिफाई किए, पर्सनली मैं जानता हूँ। अगर मैं नहीं जानता, मैं रेस कभी नहीं करता इस मुद्दे को। और जो बच्चे के साथ गलत हुआ है, जो मेंस में अच्छा करने के बाद भी नहीं हो पाया, उनको मौका नहीं मिला, उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी उनको जल्दी दी जाए। क्लियर कट पॉइंट है, दोनों के लिए जस्टिफाइड है। करप्शन वाले बाहर हों, जांच की जाए, जेन्युइन सेलेक्टेड हैं उनको ज्वाइनिंग मिले, और जो बेचारे कोर्ट में जा रहे हैं जिनका पॉइंट जेन्युइन है, जो कल एनटीए की गलती से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको मौका जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा कैंसिल करके 550 वैकेंसी, उसके बाद फिर दोबारा सारा फ्रेश रिक्रूटमेंट किया जाए, और फिर जो जेन्युइन है वो फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जरा अपने आप में पूछ के देखिए। आप में से जो बहुत टैलेंटेड लोग भी अपने आप को समझ रहे होंगे, आप जाके 5 टेस्ट पेपर किसी इंस्टीट्यूट में दे देना, अच्छे इंस्टीट्यूट में, और चेक कर लेना कि 5 में अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये सवाल कभी अपने आप से पूछना। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन है। अच्छे से अच्छा कैंडिडेट जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गया हो, गारंटी नहीं है कि जेन्युइन होने के बाद भी अगली बार सेलेक्ट हो जाए। डेसिमल में लोग बाहर हो जाते हैं, फिर उसके लिए क्या करोगे? जेन्युइन कैंडिडेट बाउंड्री के ऊपर जस्ट पास कर गया था, क्वालिफाई कर गया, खुश हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी फैमिली ने सोचा अब हमारी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, और अगली बार एग्जाम में बेचारा डेसिमल से रह गया। और जो 2-4-5% में बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं उनमें, और क्वालिफाई करने वाले में नॉलेज में कोई अंतर नहीं होता। 2-4 क्वेश्चन नेगेटिव करने में, 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस में वो बाहर हो जाते हैं, तो उनकी गलती तो नहीं है। आप खुद अपने आप से देख लो कि आप 4 एग्जाम देते हो, चारों में बराबर नंबर ले आते हो क्या? या कोई एग्जाम आप ही 3 बार दोगे, 3 बार बराबर नंबर ले आओगे? गारंटी दे सकते हो इस बात की कंपटीशन में? इस तरह की इमैच्योर तरीके की बातें बच्चे समझ रहे हैं कि उन्होंने कंपटीशन देखा नहीं अभी तक। आप जो एग्जाम दोगे, 4 बार उसी पेपर को दोगे, 2 बार दोगे, दोनों बार सेम नंबर ला सकते हो। गारंटी कि आप जेन्युइन थे, ट्रांसपेरेंट थे, ऑनेस्ट थे, और दोनों बार आप क्वालिफाई कर जाओगे, गारंटी है इस बात की। तो जो सेलेक्ट नहीं हुआ वो सिर्फ सेल्फिश अप्रोच, वो अपने लिए सोच रहा है कि बस पूरा कैंसिल होगा, दोबारा मौका मिले, चाहे दोबारा मैं सेलेक्ट हूँ या ना हूँ, बस बाकियों का कैंसिल हो जाए। उनको इसी में खुशी है कि जो जेन्युइन वाला है उसका भी कैंसिल कर दिया जाए। वो ये नहीं कह रहे कि इंक्वायरी करके करप्ट वालों को पकड़ो, जेन्युइन वालों को ज्वाइनिंग दो, वो कह रहे पूरा कैंसिल कर दो बस। इतनी सेल्फिश अप्रोच है। कोई कह रहा है सर मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे आप ऐसे कहेंगे, इसमें कौन सी गलत बात है? अभी कोर्ट भी जो जजमेंट वगैरह देगा सब मानेंगे, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। कोई एग्री कर सकता है, कोई एग्री नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं पहले बड़ी रिस्पेक्ट करता था, अब मैं आपकी वीडियो देख के अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही। ऐसी खोखली रिस्पेक्ट मुझे नहीं चाहिए, ना मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए काम कर रहा हूँ दुनिया में। ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, जो मुझे ठीक लगता है मैं कहूँगा। और प्लीज़ इस तरह की खोखली रिस्पेक्ट वगैरह मत करिए। 2-4 लिख रहे हैं कि सर को बाइकआउट, बिल्कुल कर दीजिए बाइकआउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बॉयकॉट करना बाइकआउट कर दीजिए, कोई मेरा प्रोपेगेंडा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरोहण पे कोई आए नहीं आए, बाइकआउट करो मत करो, यूट्यूब देखो मत देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं इस चीज़ के लिए काम करता हूँ। जो मेरा वही पॉइंट है मैंने क्लियर किया। पिछले वीडियो में देख रहा हूँ कि इतना IQ लेवल लोगों का कम है, या वो बिल्कुल सेलेक्टिव बात सुनना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा। जो मुझे ठीक लग रहा है मेरा व्यू पॉइंट, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। बाकी जजमेंट तो मेरा नहीं होगा, कोर्ट का होगा। जो कोर्ट मानेगी सबको मानना होगा।